नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में ओवर पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम सब जानते हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज कम होते हैं, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो सोल्यूशन के तौर पे असम जैसी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक 2 चाइल्ड पॉलिसी लाने का फैसला किया है। असम में स्पेशली कहा गया है कि 2021 के बाद से अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोकल बॉडी इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शंस भी नहीं फाइट कर सकते। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट राज्यसभा में टेबल भी किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो एक 2 चाइल्ड पॉलिसी को पूरे देश भर में इंप्लीमेंट करने की प्रपोज करता है। इस प्रपोजल के तहत जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और यहां तक कि कुछ लोग तो यह भी प्रपोज करते हैं कि इन लोगों के वोटिंग राइट्स भी छीन लिए जाने चाहिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। तो क्या ये एक सही तरीका है ओवर पॉपुलेशन से फाइट करने का? आइए करते हैं इसकी एनालिसिस। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, असम कोई इकलौती स्टेट नहीं है जो ऐसा लॉ ला रही है। कम से कम 12 स्टेट्स में हमारे देश की ऐसा लॉ ऑलरेडी लाया जा चुका है और लाके हटाया भी जा चुका है कुछ स्टेट्स में, तो इंक्लूडिंग हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। हटाया जा चुका है ये लॉ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। जो लोग इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं इससे औरतों पर बुरा असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉलिटिशियन को इलेक्शन फाइट करनी है और उसकी बीवी ने तीसरा बच्चा कर लिया तो वो सिंपली अपनी बीवी को अबैंडन कर देगा या उससे डिवोर्स ले लेगा इलेक्शन फाइट करने के लिए, और वो औरत अकेली रह जाएगी 3 बच्चों के साथ। सुनने में इफेक्ट थोड़ा एग्जैजरेटेड लगता है, लेकिन ऐसे ही अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज दोस्तों अक्सर निकलते हैं ऐसी पॉलिसीज के। 2 चाइल्ड पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करने के बाद ऐसे क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, ये जानने के लिए हमें बाहर की दुनिया में देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सिमिलर एग्जांपल्स टेस्ट आउट किए गए हैं और उनके क्या रिजल्ट्स निकले हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल रहेगा चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। बहुत से लोग हमारे देश में मानते हैं कि चाइना जैसी 1 चाइल्ड पॉलिसी हमें भी अपने देश में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि देखो चाइना कितना आगे चला गया है, हम कितने पीछे रह गए हमारी पॉपुलेशन की वजह से। लेकिन ये सारे लोग ये नहीं जानते कि ये चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी ये एक बहुत बड़ा फेलियर रही थी। 1979 में चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 2005 तक आते आते इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत क्लियर हो गए थे। असल में प्रॉब्लम क्या थी, चाइना की सोसाइटी भी इंडिया की तरह बहुत जेंडर बायस्ड है। अगर लोग एक ही बच्चा पैदा कर सकते हैं तो लोग प्रेफर कर रहे थे मेल चाइल्ड करना, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड बहुत हुआ, अबॉर्शंस बहुत हुए, और 2005 से लेकर 2008 के बीच में चाइना की वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट जेंडर रेशियोज थी, 120 मेन इज टू 100 फीमेल्स। इसका मतलब है दोस्तों 2011 में चाइना में 34 मिलियन ज्यादा आदमी थे एज कंपेयर टू औरत। इसी के कारण एक ब्राइड प्राइस नाम की प्रैक्टिस भी चालू हुई चाइना में, जिसमें औरतों की फैमिलीज को रिश्वत दिए जाने लगी, पैसे दिए जाने लगे कि आओ हमारे लड़कों के साथ शादी कर लो। दूसरी प्रॉब्लम थी 4-to-1 प्रॉब्लम। अब ये 4-to-1 क्या है? ये फैमिली ट्री का बेसिकली इंडिकेशन है। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स होंगे उनका 1 बच्चा होगा। यहां पर 4-to-1 का मतलब है कि जब ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो उन 2 पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा उन 4 ग्रैंड पेरेंट्स को। जब वो पेरेंट्स बूढ़े हो जाएंगे तो 1 बच्चा 6 लोगों को सपोर्ट करेगा, मतलब उनकी पेंशन्स देगा, उनकी हेल्थ केयर कॉस्ट देगा। इसलिए जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज को भी फेस करनी पड़ती है, जो अभी तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाल नहीं पाई है, जैसे कि जापान हो गया और बहुत सी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो गई। वो इमिग्रेशन को बढ़ा देती हैं कि बाहर की कंट्री से आओ, यंग पॉपुलेशन आ जाए हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हम ओल्ड एज पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, ताकि ये 4-to-1 वाली प्रॉब्लम ना हो। तो सुनने में आपको ये बड़ा शॉकिंग लगेगा, लेकिन आज के दिन दोस्तों अंडर पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है कुछ कंट्रीज में। क्योंकि आप सोचकर देखिए, अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो ऐसे ज्यादा लोग हो जाएंगे जो पेंशन डिमांड करते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा ले रहे हैं सोसाइटी से। और अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन, यंग एज पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो जो लोग एक्चुअली में काम करके पैसा जनरेट कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो उन लोगों को और ज्यादा काम करना पड़ेगा ओल्ड एज पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। इसीलिए चाइना ने 2015 में अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी और 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि और बच्चे पैदा करो। इनफैक्ट सिंगापुर और जर्मनी जैसी कंट्रीज में एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से अगर वहां के लोग और बच्चे पैदा करेंगे तो। ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसे डिजाइंड है। अगर आप और एस्पेक्ट्स में देखोगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में, रिसोर्सेज के एस्पेक्ट्स में, तो ऑब्वियसली अंडर पॉपुलेशन एक अच्छी चीज है। अगर धरती पर कम लोग होंगे तो इन्वायरमेंट ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट की जा सकेगी।
एक और हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऐसी ही पॉलिसी का हमारे देश में मौजूद है। 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी सरकार के अंदर फोर्स स्टेरिलाइजेशन कराई गई थी, यानी लोगों को मजबूर किया गया था, स्पेशली गरीब लोगों को अपने आप को स्टेरिलाइज कराने के लिए। इनफैक्ट 11 मिलियन लोगों की स्टेरिलाइजेशन कराई गई थी इन 2 साल के पीरियड के दौरान। तो आप सोचोगे अगर 11 मिलियन लोगों को बच्चे पैदा करने से रोका जा रहा है हमारे देश में, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ के चार्ट्स देखोगे दोस्तों, तो इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। इतने सारे लोगों की फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन कराने के बावजूद भी हमारी पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से ग्रो करती रही। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही इनइफेक्टिव तरीका है। इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थे। पहला नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस तो यही है कि आप होते कौन हो बोलने वाले कि लोग और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और दूसरा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ये था, ये स्टेरिलाइजेशन इतनी जल्दी में कराई गई कि लोगों को डिजीजेस हो गए और अराउंड 1800 लोगों की रिपोर्टेड डेथ्स हुई थी इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन की वजह से। तो अगर कोई भी फोर्स्ड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर सक्सेसफुल नहीं रहता है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत निकलते हैं, तो आप पूछोगे यहां पर सोल्यूशन क्या है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के पीछे। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है दोस्तों, एजुकेशन, हेल्थ केयर में डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टेट वाइज ब्रेकडाउन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का, और आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट के बीच में और लिटरेसी रेट के बीच में एक सीधा सीधा संबंध है। यहां पर फर्टिलिटी रेट, एक औरत ऑन एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, और लिटरेसी रेट कितनी पढ़ी लिखी है एक पॉपुलेशन। जिन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट कम है, जैसे कि केरला में सिर्फ 1.8 है, वहां पर लिटरेसी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। और दूसरी तरफ जिन स्टेट्स में लिटरेसी रेट कम है, जैसे कि बिहार में वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट्स है एट 63%, वहां फर्टिलिटी रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है। बिहार में इंडिया में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है एट 3.5, यानी ऑन एवरेज बिहार में एक औरत 3.5 बच्चे पैदा करती है। और एग्जैक्ट सेम रिलेशन आप देखोगे दोस्तों पर कैपिटा इनकम के बीच में और फर्टिलिटी रेट के बीच में, यानी जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बीच में और फर्टिलिटी रेट के बीच में, यानी जिन स्टेट्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हैं वहां कम बच्चों की मौत होती है एट बर्थ, यानी उनका फर्टिलिटी रेट ऑटोमेटिकली कम होता है। यह बात दोस्तों हमारे पॉलिटिशियंस को हजम नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज इंप्रूव करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगेगी उसमें। इसीलिए आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत से नेता लोग भड़काऊ भाषण देकर आपको कहते हैं देखो मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे, इन मुसलमानों की वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हिंदू खतरे में आ रहे हैं। लेकिन आपको फैक्चुअली दिखाऊंगा मैं दोस्तों कि कैसे रिलीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ के पीछे। जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए वो रिस्पॉन्सिबल है। ये देखिए फर्टिलिटी रेट रिलीजन वाइज हमारे देश में 2005 में आप लेफ्ट साइड में चार्ट देख सकते हैं, जब मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, हिंदूज का 3.3, क्रिश्चियंस का 2.9 और 6 का 2.4 था। और 2015 तक हर रिलीजन में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है। अब इसे देखकर आप सोचेंगे कि इसका मतलब क्रिश्चियन और सिख कम बच्चे पैदा कर रहे हैं हिंदुओं से। ये रीजन है इसके पीछे। इसका रीजन दोस्तों रिलीजन से लेना देना नहीं है, इसका सीधा सीधा रीजन वही सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से लेना देना है। क्योंकि आप देखेंगे सिख्स की ज्यादातर पॉपुलेशन पंजाब में है। पंजाब एक हाईली डेवलप्ड स्टेट है जहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है और स्टेट्स के कंपैरिजन में एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर है बिहार जैसी स्टेट्स के कंपैरिजन में। इसलिए आपको ये चार्ट में देख सकते हो कि सिख्स का फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी काफी डाउन आ चुका है, क्योंकि पंजाब जैसी स्टेट जो कि एक डेवलप्ड स्टेट है पूरी एवरेज को नीचे खींच देती है। और हिंदुओं का आप देखोगे क्रिश्चियन और सिख के ऊपर आता है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रिश्चियंस एंड सिख्स। इसलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स एवरेज को ऊपर खींच देती हैं, जिसको देखकर आपको ये लगता है। यह बात जरूर सच है कि हिस्टोरिकली कुछ रिलीजन्स का फर्टिलिटी रेट हमेशा से ज्यादा रहा है, जैसे कि मुस्लिम्स का। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कल्चरल रीजन हो सकते हैं या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब डेवलपमेंट होती है तो हर रिलीजन का फर्टिलिटी रेट अपने आप नीचे आने लग जाता है। एक और ब्रेकडाउन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, स्टेट वाइज आप देख सकते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम फर्टिलिटी रेट अलग अलग स्टेट्स में। तो आप देखेंगे जो स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है वहां पे दोनों का ही फर्टिलिटी रेट नीचे है, और जो स्टेट्स कम डेवलप्ड है वहां दोनों ही हिंदू मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। यानी हर रिलीजन यहां पर पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल कर लेता है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंप्रूव होती हैं। तो जो 2.1 का फर्टिलिटी रेट होता है उसे रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अगर इस रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट तक पहुंच गए तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। अगर 2.1 से नीचे गिर गए तो पॉपुलेशन भी नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो एक और फैक्ट जिसे जानकर आपको शायद हैरानी होगी दोस्तों, वो ये है कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट इन जनरल पूरे देश का बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है पिछले 20-30 सालों में। एज ऑफ 2013 ऑलमोस्ट हर स्टेट इस रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल तक पहुंच चुकी थी। इनफैक्ट एज ऑफ 2019 बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया पूरी कंट्री एज अ होल
इस रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टेंटली पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि अराउंड 2050 तक 2060 तक इंडिया की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी, उसके बाद से नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को 2 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए, आपको क्या लगता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऐसी 2 चाइल्ड पॉलिसी के? पॉज कर दीजिए वीडियो और कमेंट्स में लिखकर बताइए। अब मैं अपना ओपिनियन बताने जाऊंगा इस पर। मेरी राय में दोस्तों इंडिया को कोई 2 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी स्टेट्स में जहां पर अभी भी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, वहां पर तेजी से एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप किया जाए, वहां पर तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाए ताकि ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी रेट नीचे गिरे। वहां पर यह करना मुश्किल है, इसलिए पॉलिटिशियंस एडमिट नहीं करेंगे इस चीज को। वो चाहेंगे कि एक शॉर्टकट ढूंढा जाए यहां पर किसी को ब्लेम करने के लिए या कोई लॉ लाने के लिए यहां पर। और दूसरा रीजन है ना करने के पीछे कि 2 चाइल्ड पॉलिसी के बहुत से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे मेरी राय में, जिसकी वजह से इसका काउंटर इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए एक गरीब आदमी है जिसके 3 से ज्यादा बच्चे हैं, अगर उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज नहीं दी जाएंगी, अगर उसको गवर्नमेंट स्कीम से एक्सक्लूड किया जाएगा, तो उसके लिए खुद की डेवलपमेंट करना मुश्किल होगा, उसके लिए खुद का गुजारा चलाना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में ही रहेगा। और पॉवर्टी में रहने की वजह से वो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, क्योंकि हमने ग्राफ्स के साथ देखा था कैसे पॉवर्टी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, इन फैसिलिटी से ही लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे तो कम बच्चे पैदा करेंगे। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह जाएंगे। अगर इस तरह से हमने इसे इंप्लीमेंट किया कि उन लोगों की गवर्नमेंट सब्सिडीज हटा दी गई, उन्हें स्कीम से एक्सक्लूड कर दिया गया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मेरी राय में, जिससे मुझे लगता है कि ये 2 चाइल्ड पॉलिसी उल्टा ही इफेक्ट दे देगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, ताकि मैं ऐसे ही और एजुकेशन वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।